अभी ये लगता है कि अभी वो उस मुकाम पे नहीं पहुंचा है जहां अमेरिका इतना डेटर हो सका। हालांकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने कल रात जो है वो रिपोर्ट की है और उस बात की तस्दीक कर दी है जो हम लोग अपने वीडियो में बार बार ये कह रहे थे कि 13 बेसेस अमेरिका के ऐसे नष्ट नाबूद कर, 13 में से 10 मिडिल ईस्ट में बेस इस तरह से नष्ट नाबूद कर दिए गए हैं कि वहां पे अब अमेरिका के कोई सोल्जर्स रह नहीं रहे। सोल्जर्स होटल्स में छुपे हुए हैं, सोल्जर्स जाके प्राइवेट घरों में छुपे हुए हैं। स्ट्रेटेजिक तो ये है कि ईरान के चारों तरफ जो साहिल है वहां पे जो डॉक्स हैं वो डीप नहीं, तो जो बड़े तेल वाहक जहाज हैं वो वहां पे मूव नहीं कर सकते, तो उस पे तेल आप नहीं ला सकते, इसलिए तेल सारा जो है वो छोटे जहाज से या पाइपलाइन से या और तरीके से भेजा जाता है खर्च, और वहां पे जाके बड़े जहाज जो है उस पे लाते जाते हैं। तो जाहिर है कि ईरान, अगर आप उस पर कब्जा करेंगे तो ईरान का एक्सपोर्ट ऑयल का उसको रियो प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे में तमाम नाजरीन और सामीन का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद खुर्रम रज़ा, कौमी आवाज़ का डिजिटल एडिटर। ये प्रोग्राम नेशनल हेरल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज़ की जानब से पेश किया जा रहा है। मशरक़ी वस्ती शदीद जंग की लपेट में है, जहां अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ते हुए तनाव में आलमी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करा ली है। अमेरिका की जानिब से ईरान के ठिकानों पर हमला न करने के लिए 5 रोज़ा मोहलत देने ने कई सवालात को जन्म दिया है, जैसे क्या यह महज एक सिफारती चाल है या वाकई जंग से बचने की संजीदा कोशिश। दूसरी जानिब ईरान की जानिब से इस पेशकश को मुस्तरद करना भी कोई जंग हिकमत अमली है या कुछ और। इधर खर्ग जजीरे यानी आइलैंड पर मुमकिन हमले की बात और अमरीकी फौजियों की तैनाती का इंडिया इस बहरान को मजीद पेचीदा बना रहा है। ऐसे में ये जानना अहम है कि आया ये सब महज दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली है या खत्ते किसी बड़े बड़े तसादुम की जानिब बढ़ रहा है। सौरभ साहब, अमेरिका की जानिब से ईरान के ठिकानों पर हमला न करने के लिए 5 रोज़ा मोहलत दी है, जिसके 4 दिन गुजर भी गए हैं। आप इसे किस तनाजुर में देखते हैं? क्या ये वाकई अमेरिका की कोई हिकमत अमली है ताकि वह खुद को आइंदा मुमकिन हमले के लिए तैयार कर सके, या वो वाकई इस तनाज़े से निकलने का रास्ता तलाश रहा है? जी सौरभ साहब। ये देखें, प्रेसिडेंट ट्रम्प को मल्टीपल एडवाइजर्स जो बहुत जहीन नहीं है, वो तरीके तरीके के अलग अलग एडवाइस जो हैं वो देते हैं। और अब ये बड़ा वाज़ेह हो गया, इनफैक्ट न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज ये पब्लिश की है कि ट्रम्प को अंदाजा ही नहीं है कि वॉर कितना बुरा उनके गुजर रहा है। सेंटकॉम जो मिलिट्री का डिपार्टमेंट है वो 2 मिनट की वीडियो बनाता है हर दिन, और उसमें वीडियो में दिखाता है कि हमने कहाँ कहाँ बम मारे हैं और ये हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है, ये हमने हटा दिया, ये वो कर दिया, ये वो कर दिया करके उसको दिखाता है, और उसको लग रहा है कि वॉर ठीक चल रहा है। लेकिन साथ ही साथ क्या होता है कि रॉयटर्स की पोल आ जाती है, पोल में अभी पिछले महीने तक 40% लोग, पिछले हफ्ते तक 40% लोग उसके ट्रम्प के काम से खुश थे। खैर वो भी बहुत ही कमजोर नंबर है, 40%, हम्म। लेकिन अब इस हफ्ते वो घट के 36% हो गया। तो वो उसको समझ नहीं आ रहा कि ये इसमें करें क्या। अब देखें, वो फंस चुका है, इसमें फंस चुका है। उसने तो यही सोचा था कि 2 दिन में लड़ाई खत्म हो जाएगी, हम आयतुल्ला खामिनी को मार देंगे, कैपिचुलेट कर जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब वो हो नहीं रहा। दूसरा ये कि आपने वो लोग जो डिप्लोमेसी के को देखते थे, यानी उसके रास्ते ये वॉर जो है वो ये क्राइसिस सुलझाना चाहते थे, उसमें बहुत की आपने हत्या कर दी। अब जो लोग आ रहे हैं वो वैसे आ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि नहीं, इसको मजा चखाना है। तो अब उस दरमियान में फंसा हुआ है। कोशिश उसकी ये भी है कि हम कोई आइलैंड पे कब्जा कर लें, किसी इस तरह की ये मोहलत के दरमियान आप जो है मरीन्स को मूव कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पर सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं वो बैड से वर्स हैं। इसमें कोई भी ऑप्शन जो है वो बैड से गुड की तरफ उसका रुख नहीं है, वो बैड से वर्स की तरफ ही सारे ऑप्शंस का रुख आपको नजर आएगा। तो अब ये जो 5 दिन की मोहलत है, ये कोई मोहलत नहीं है। अव्वल तो ये कि हमले होते रहे हैं दरमियान में भी लगातार। इनफैक्ट कल ही एक F-18 जो अमेरिका का विमान है उसको, सॉरी, आज पे हमला किया गया है सुबह।
तो ये यानी उसमें कोई लेटअप नहीं है। लेटअप ये था कि मंडे को मार्केट जो है वो कोलैप्स करने वाला था। आप एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला करते तो ईरान भी अ, उसके रद्द अमल में जो पर्शियन गल्फ में या इसराइल में जो एनर्जी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी हमला करता, तो वो करते जाता। तो मंडे को इनको ये डर था कि मार्केट कोलैप्स करेगा, तो इन्होंने 5 दिन की कह दी। अब वो फ्राइडे को फिर से अब आप कुछ करेंगे तो 2 दिन तो बंद रहेगा मार्केट। तो असली जो, चूंकि ये एक आदमी जो जिंदगी भर कैसीनो जिसने कभी शुरू की हो, और जो वो जुआरी की एक मानसिकता होती है जिसमें कि उसका सारा फोकस मार्केट पे, कि तेल का प्राइस ऊपर ना बढ़े, ये ना होते देखें। लॉन्ग टर्म यील्ड जो अमेरिकन बॉन्ड की है वो बढ़ के 5% तक पहुंच चुकी है। ये बहुत ही खराब माना जाता है। यानी पैसा जहां पे आपका सेफ होता है वहां यील्ड जो है वो कम होती है। अमेरिका की बॉन्ड की यील्ड बढ़ती जा रही है, यानी दुनिया ये समझ रही है कि अमेरिका अब पैसा पार्क करने का सुरक्षित जगह जो है वो महफूज जगह अब नहीं है। तो ये जो आपका लॉन्ग टर्म इरोजन ऑफ जो स्ट्रेटेजिक वो हो रहा है, वो सबसे मुश्किल काम यहाँ पे आपको नजर आएगा। इसके कारण से ट्रंप जो है ये अपने वो चीजें बदलते रहते हैं। तो ये 5 दिन की जो है वो उसमें कैलकुलेशन मार्केट है और तैयारियां हैं तमाम। इसमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि ये जो है वो बातचीत करना चाहते थे, क्योंकि आप अगर वो डिमांड की लिस्ट देखें तो वो मतलब उसको देख के नहीं लगता कि ये बातचीत करने वाली कोई लिस्ट जो है वो है भी, जो उसमें अगर डिमांड की आप फहरिस्त देखें। जैसा आपने बताया कि इसकी कैलकुलेशन मार्केट है, क्या ईरान ने भी अमेरिकी पेशकश को मुस्तरद कर दिया है? क्या इसके पीछे कोई मुनज़्ज़म हिकमत अमली कार फरमा है, या ईरान अमेरिका को इसकी जुबान में जवाब दे रहा है? देखिए, ईरान ने इस बार लड़ाई से पहले, जब लड़ाई एक बार शुरू हो गई तो ईरान का बहुत सिंपल सा कहना था कि देखिए डेथ एंड डिस्ट्रक्शन तो हो ही रहा है ईरान के अंदर भी बड़ी तादाद में। लेकिन डेथ एंड डिस्ट्रक्शन से अगर हम इतना डेथ एंड डिस्ट्रक्शन अमेरिका पे डाल दें, इतना ज्यादा कि वो डेटर हो जाए फ्यूचर के लिए कि भाई ये लड़ाई सीज फायर मुज़ाकरात, लड़ाई सीज फायर मुज़ाकरात की जो जो साइकिल उसने बना रखी है इसको मैं तोड़ दूं हमेशा के लिए, ये इस बार कैलकुलेशन है। ईरान को अभी ये लगता है कि अभी वो उस मुकाम पे नहीं पहुंचा है जहां अमेरिका इतना डेटर हो सका। हालांकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने कल रात जो है वो रिपोर्ट की है और उस बात की तस्दीक कर दी है जो हम लोग अपने वीडियो में बार बार ये कह रहे थे कि 13 बेसेस अमेरिका के ऐसे नष्ट नाबूद कर, 13 में से 10 मिडिल ईस्ट में बेस इस तरह से नष्ट नाबूद कर दिए गए हैं कि वहां पे अब अमेरिका के कोई सोल्जर्स रह नहीं रहे। सोल्जर्स होटल्स में छुपे हुए हैं, सोल्जर्स जाके प्राइवेट घरों में छुपे हुए हैं। और इससे ये भी वाजह होगी कि ईरान जो 11 तारीख से कह रहा है कि हम उन होटल्स पे हमला कर रहे हैं जिसमें अमेरिकी छुपे हुए हैं, और ये जो पर्शियन गल्फ के कंट्रीज का जो कहना था कि सिविलियन इलाकों पे हमला हो रहा है, वो भी झूठ आज जो है वो अमेरिका के अखबारों ने ही उसको प्रूव कर दिया। तो इससे क्लियर हो गया कि उन बेसिस पे अमेरिका नहीं रखता, लेकिन ईरान और कॉस्ट लगाना चाहता है और बेसिस डिस्ट्रॉय करना चाहता है, ताकि अमेरिका में कोई भी पागल राष्ट्रपति बने। जो कैलकुलस के से बन रहा है उसको तो पता ही है कि नहीं करना है, इसीलिए तो इतने राष्ट्रपति ने 20 साल तक ये काम नहीं। हम्म। लेकिन अगर कोई अगला पागल आता है जिसको ये लगता है कि मैं बड़ा मैडमैन हूं, तो मैडमैन थियरी जो है उस पे ईरान ने एक्सकेलेशन ले लिया कि मैं दिखाता हूँ मैडमैन क्या होगा। कि तुमने गैस फील्ड पे किया तो मैंने दुनिया से 20% गैस, 17% गैस गायब कर दी 5 साल के लिए। तो कतर का जो गैस फील्ड है वो अगले 5 साल तक वो बनने वाला नहीं। बिल्कुल। अच्छा, अब यही, हाँ, अब यही यूएई में अगर वो उनके सिविल प्लांट्स को, अभी तक तो यूएई में सिविलियन जगह पे कहीं हमला नहीं हुआ है, उन्हीं जगहों पे हमला हुआ है जहां से अमेरिकी हमला करते हैं, या उन जगहों पे जहां अमेरिकी जाके छुपे हुए हैं या इजरायली जाके छुपे हुए हैं। 4 बड़ी मिसाइलें अगर उन जगहों पे मार दी जाए जो सिविलियन जगह है, तो यूएई तो खत्म हो जाएगा। यूएई में तो 3 मिलियन लोग जो है वो भागने को उतारू हो जाएंगे, भैया फ्लाइट चालू करो हम भाग रहे हैं, पहले पाकिस्तान जा रहे हैं, भारत जा रहे हैं, बांग्लादेश। ये चीज जो है कैलकुलस ईरान का भी है और वो इस कैलकुलस पे काम करेगा। असली वही है। तो जो हिकमत अमली है वो यही है कि कॉस्ट बढ़ाते जाएं, कॉस्ट इतना कर दें कि आइंदा अमेरिका जो है वो इसकी हिमाकत जो है वो ना करे, पहली। दूसरी ये कि ये जो मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस हैं, जो ये 14 सूत्रीय 15 सूत्रीय जो उसने भेजा है फेहरिस्त की, मिसाइल भी नहीं रहने देंगे और ये भी नहीं, हो उसकी वो नौबत ही थी कि हम ऐसा नौबत कर देंगे कि हमारे शर्तों पे
निगोशिएशन होगा, हमारे शर्तों पे निगोशिएशन होगी। फेस सेविंग का तुमको ऑप्शन दिया जाएगा, लेकिन ये नहीं दिया जाएगा कि तुम क्लेम कर सको कि तुम जीते। अच्छा, ट्रम्प की अगर आप कैलकुलेशन करें, हम्म। तो ट्रम्प को पता है कि अब तो ये हर तरफ से ये स्ट्रेटेजिक हार है। आप टैक्टिकल विक्ट्री ले भी लें तो स्ट्रेटेजिक डिफीट है। लेकिन ट्रम्प को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रम्प को बस ये फर्क पड़ता है कि उसके जो वोटर हैं, जो उसके जैसे ही बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको ये लगे कि ट्रम्प जीत गया। इससे मतलब नहीं है कि दुनिया में तो स्ट्रेटेजिक लॉस आपका हो गया। अभी तो चाइना रसिया देख रहा है, उससे क्या समझ, उसको तो समझ में आ रहा है ना कि भाई तुम ऐसे, मतलब तुम्हारी जो है वो सारी हेकड़ी जो है वो निकाल दी गई। लेकिन डोमेस्टिक कंपल्सन ये है कि उसके जो वोटर हैं, उसको किसी तरह लग जाए कि हाँ ये लड़ाई जीत गए हैं, क्योंकि डेमोक्रेट वोटर और इंडिपेंडेंट वोटर तो जान गए हैं कि आप ये लड़ाई हार रहे क्या अमेरिका की जानिब से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि खर्ग जजीरे यानी आइलैंड पर हमले की बात की जा रही है, ईरान के लिए इस जजीरे की स्ट्रेटेजिक अहमियत क्या है और इस पर हमले के मुमकिन असरात क्या हो सकते हैं? हैं। देखिए, स्ट्रेटेजिक तो ये है कि ईरान के चारों तरफ जो साहिल है, वहां पे जो डॉक्स हैं वो डीप नहीं, तो जो बड़े तेल वाहक जहाज हैं वो वहां पे मूर नहीं कर सकते, तो उस पे तेल आप नहीं ला सकते। इसलिए तेल सारा जो है वो छोटे जहाज से या पाइपलाइन से या और तरीके से भेजा जाता है खर्च, और वहां पे जाके बड़े जहाज जो है उस पे लाते जाते हैं। तो जाहिर है कि ईरान, अगर आप उस पर कब्जा करेंगे तो ईरान का एक्सपोर्ट ऑयल का उसको रीओरिएंट करना पड़ेगा। याद रहे, ईरान का सबसे ज्यादा जो तेल खरीदता है ईरान से, जो वो है चाइना, तो वो लैंड से भी कनेक्टेड है, तो वो चाइना को लैंड के थ्रू भी सप्लाई कर सकता है, लेकिन बहुत बड़ा अमाउंट ईरान का जो है वो इससे डिस्टर्ब होगा। लेकिन ये भी सही है कि वो आइलैंड ईरान के बिल्कुल पास में है कोस्ट के, और वो लगातार उस पर हमले करके वहां जो अमेरिकी बैठे हुए हैं उनको बड़ी तादाद में मारेगा। उनको मारेगा, उन पे आर्टिलरी की फायर होती रहेगी, उन पे मिसाइल का फायर होता रहेगा, उस पे सुसाइड बॉम्बिंग होती रहेगी, मिसाइल बोट्स उस पे जाके लगते रहेंगे। तो ये चीज जो है, इसकी इसकी कैलकुलेशन अमेरिका को भी वहां पे देखनी होगी कि भाई लैंडिंग, क्योंकि देखें ये जो मरीन्स वगैरह होते हैं ना, ये जब हम्म। लैंड करते हैं तो ये 6-7 दिन के लिए ही इनके पास रसद होती है। एम्यूनिशन और रसद, असलहे और रसद इनके पास 6-7 दिन की होती है, यानी 6-7 दिन के बाद इनको रिलीव करवाना होता है नॉर्मल फोर्सेस से। मेन जो फोर्स है उससे रिलीव करना होता है। तो अगर वो रिलीफ फोर्स नहीं आई तो आपके जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनको बड़ी तादाद में जो है वो मारा जाएगा। और वो अभी तक अमेरिका का क्या हो रहा है कि अमेरिका ने चूंकि बेसेस खाली कर दी हैं, भाग गया है मिडिल ईस्ट से, तो कैजुअलिटीज ज्यादा नहीं है। हाँ, माल का नुकसान है लेकिन जान का भी नुकसान नहीं, क्योंकि आप भाग गए हैं वहां से। लेकिन जब आप सामने सामने आएंगे लड़ने के लिए, फिर तो कैजुअलिटीज जो है वो हाई होंगी, और जब फिर कैजुअलिटी हाई होगी तो फिर आपको मसला पेश आएगा। तो ये चीज जो है अब वहां पर देखी जा रही है कि वो यानी जैसा मैंने कहा कि इकोनॉमिस्ट ने कल एक आर्टिकल लिखा जिसमें कहा कि सारे जो सोल्यूशन है वो बैड से वर्स है। इसमें कोई भी सोल्यूशन जो है वो गुड के तरफ नजर नहीं आ रहा है। तो बैड से वर्स की तरफ जो अमेरिका बढ़ रहा है, जिस तेजी से बढ़ रहा है, उन बैड से वर्स में वो क्या चूज करता है। अगर 5 ऑप्शन है, सारे बैड हैं, एक दूसरे के से बुरे हैं, तो आप उसमें से क्या ऑप्शन चूज करते हैं? ये द बॉल इज इन अमेरिका कोर्ट, ये अमेरिका को अब डिसाइड करना है। अमेरिका यानी कई हजार फौजियों यानी मेरीन्स को जमीन पर तैनात करने की बात कर रहा है। क्या ये सिर्फ दबाव डालने की एक चाल है या इसके पीछे कोई संजीदा अस्करी मंसूबाबंदी मौजूद है? देखिए, संजीदा अस्करी मंसूबाबंदी तो इसमें उसके बाद, जैसे मैंने आपको कहा कि ये मरीन्स आप भेज रहे हैं, मरीन्स का काम है होल्ड करना 5 दिन 7 दिन के लिए। ईरान के आप साइज देखें, उसमें 5,000 मरीन्स। अच्छा, याद रखें कि ये मरीन्स जो जाते हैं, जो एम्फीबियस लैंडिंग शिप्स पे मरीन जो जाते हैं, ये सारे के सारे फाइटर नहीं होते। इसमें मेंटेनेंस स्टाफ भी होता है, इसमें उस जहाज को चलाने वाला भी होता है। यानी जो एक पूरी जहाज जाती है उसमें फाइटिंग स्टाफ 800 ही होता है। 2,000 में से फाइटिंग फोर्स 800 की होती है। तो अगर आप ये 3-4 हजार सोल्जर से आप ईरान के कहाँ, ईरान का साइज देखें उसमें आप क्या करेंगे 3-4 हजार सोल्जर से? और अगर वो 3-4 हजार सोल्जर्स में से आपके 10 भी मारे गए, तो जो डोमेस्टिक प्रेशर आपके ऊपर बनेगा, जो आपके बेसिस का जिस तरह से डिस्ट्रक्शन हुआ है, आपके मिसाइल जिस तरह से खत्म हो रहे हैं, आप उसको किस तरह से सस्टेन करेंगे? तो दबाव बनाने की पूरी अपनी तरफ से कोशिश है, लेकिन ईरान वो मान नहीं रहा। उनका कहना है कि ठीक है आओ, हम तो इंतजार कर रहे हैं कि तुम आओ, लैंड ट्रूप जितनी आएगी उतने हमें उनको मारने में जो है वो हमें फायदा होगा।
दूसरा ये है कि आप नंबर ऑफ ट्रूप्स जो हैं ईयर दर, जितना ये वॉर ऑफ एट्रीजन ईरान करता जाएगा उतना आपको नुकसान होता जाएगा। आप मोमेंटरली, अगर आपने वो गल्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोल भी दिया, 2 घंटे बाद एक मिसाइल किसी शिप पे मार दी जाएगी तो बाकी शिप खुद ब खुद वो रुक जाएगी। जहां पे जो, अच्छा दूसरा ये है कि अभी तक ईरान ने बाबल मंदब में कुछ करना, अंसार अल्लाह ने वहां पे मारना शुरू नहीं किया रेड सी में। अगर वहां पे वो मिसाइल मारना शुरू कर देगा तो जो सऊदी का जो मनबू पोर्ट है उस पर अगर उसने मार दिया तो ये जो थोड़े बहुत तेल की सप्लाई भी जो हो रही है वो भी बंद होने लगेगी। अच्छा, वहां से और भी नजदीक है सऊदी के इतने सारे जो रिफाइनरीज हैं और अरामको के तमाम जो ऑयल फील्ड्स हैं, वो सब यमन से नजदीक है, वहां से आराम से उनको भी टारगेट किया जा सकता है। बाबल मंदब में अमेरिकी फोर्सेस को भी टारगेट किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है समझनी, क्योंकि ये सारे जब तक चेस पीसेस, ये जो शतरंज के जो ये पीसेस हैं, वो जब सब अपनी जगह पर सेट नहीं हो जाएंगे तब तक आपका कैंपेन जो है वो डिजास्ट्रस कैंपेन रहेगा। अगर अमेरिका फौजी को लाने की कोशिश करता है तो वो किस जमीनी रास्ते से ला सकता है, और उन्हें किस खित्ते में तैनात किए जाने के इम्कान है? जमीनी रास्ते तो यूएई से आ सकता है। उसका जवाब ये होगा कि यूएई को दस्ताबूद कर दिया जाएगा ईरान के द्वारा। और रसल खैमा जो यूएई में एक, जो 7 अमीरात है उसमें एक रसल खैमा है, रसल खैमा से आप ला सकते हैं जमीन से, बस दैट इज द ओनली पॉइंट। क्योंकि इराक से तो हस्तर सभी ने इतने मिसाइल मारे हैं कि ये भाग गए हैं। जो अमेरिकी हैं वो या तो भाग के उधर कुर्दिस्तान में छुपे हुए हैं या भाग के जॉर्डन उर्दून चले गए हैं। तो लैंड रूट तो आपके पास कोई बहुत है नहीं। टर्की आपको देगा नहीं, अजरबैजान आपको देगा नहीं, कोई भी नहीं देगा। तो आप लाना आप कहाँ से शुरू करेंगे? आप एक ही आपके पास ऑप्शन है कि आप बोट से रसल खैमा में बैठें और क्रॉस करें 50 किलोमीटर उस तरफ जाने की। तो उसमें आप पे मिसाइल, ड्रोन, तमाम बमबारी जो है वहां पे आपसे की जाएगी। और उसका जो, जैसा मैंने कहा कि उसका जो कुवैत और यूएई पे असर पड़ेगा वो इतना आगे का पड़ जाएगा कि कोई फिर कुवैत और यूएई में आगे जिंदगी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। जब सेफ्टी नहीं होगी तो कहीं भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं। इन्वेस्ट जो है वो सेफ्टी के साथ। तो ऑप्शन एक तो वही है आपके पास। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप नीचे बंदर अब्बास पे कब्जा करने की कोशिश करें, या ईरान के कई छोटे छोटे आइलैंड हैं, किश है और इस तरह के हैं, जिन पे आप अटैक करें, उनको आप कब्जा करने की कोशिश करें। लेकिन उससे ये नहीं होगा कि आप ईरान जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल देगा। वो इसके लिए तैयार बैठा हुआ है, लॉन्ग ड्रॉन फाइट है, उसके लिए सर्वाइवल की बात है। आपके लिए एक नई लड़ाई की बात है, लेकिन उसके लिए सर्वाइवल की बात है। तो वो जब तक इतना कॉस्ट आपके नहीं लगा देगा कि आप जो है ये हिम्मत ना करें दोबारा, ये एडवेंचरिज्म जिसको कहते हैं, वो एडवेंचरिज्म की जब तक आपकी जो हेकड़ी जो है वो नहीं निकाल देगा तब तक वो चुप नहीं बैठने वाला है। और उसी डिरेक्शन में सारे के सारे जो पॉलिसी ईरान की है या जो मिलिट्री वहां पे यानी मैन्यूवर्स वगैरह दिख रहे हैं, वो उसी इशारा कर रहा आपको क्या लगता है बंदर अब्बास पे किस तरह कर सकता है कब्जा? है। नहीं, लैंडिंग की कोशिश करेगा, कब्जा तो नहीं हो सकता, बड़ा शहर है वो, कोई छोटा शहर नहीं है। आप 3,000 सोल्जर लैंड करेंगे, आप पे वहां पे हमला होगा। हाँ, लेकिन कोशिश यही है कि ये कोस्टल इलाके पे कहीं पे, और तो कोई जगह नहीं है, आप लैंड के थ्रू तो नहीं जा सकते। लेकिन वो एयरबॉर्न ट्रूप्स और इनसे आप कोशिश करेंगे पहले मैसिव बॉम्बिंग करके कि हम उस पर कब्जा करने की कोशिश करें। इनिशियली आप वहां पे लैंड कर सकते हैं, लेकिन कब्जा करना इज अ डिफरेंट थिंग। लैंड करना इज अ डिफरेंट थिंग। कब्जा करके यानी आप रिटेन कर सकते हैं वहां पे रहना कि नहीं, वो तो डिसाइड होगा जमीन पे। और वो तभी डिसाइड होगा जब स्पेशल फोर्सेस के बाद उसको रिटेन करने के लिए नॉर्मल फोर्सेस वहां पे आएंगी, और उस पर किस तरह का हमला जो है वो ईरान कर सकता है। ईरान में भी सोल्जर्स की मोबिलाइजेशन हो रही है, बड़ी तादाद में आईआरजीसी के सोल्जर्स जो मोबिलाइज हो रहे हैं, और वो ये जो कोस्टल इलाके हैं उसके तरफ उनकी डिप्लॉयमेंट हो रही ये थे हमारे मेहमान सौरभ कुमार शाही, जो तफसील से मशरिकी वस्ता में जारी जंग के ताल्लुक से हमें बता रहे थे। सिया सचदेव का ये शेर, जो मेरी नज़र में इसराइल और अमेरिका के नाम है जिन्होंने इस जंग को शुरू किया है, ये जंग वक्त की तहजीब को कुचल देगी। ये जंग वक्त की तहजीब को कुचल देगी। ये जंग अम्र के फूलों को भी मसल देगी। हमेशा की तरह आखिर में तमाम नाजरीन और सामीन से गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी कीमती आरा और तजावीज़ हमें ज़रूर इरसाल करें, ताकि हम प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे को आपके लिए मज़ीद दिलचस्प, जामे और बामानी बना सकें। हम अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे, एक नए रुख
और एक नए जाविये के साथ। तब तक के लिए अपनी मुस्बत सोच को जिंदा रखिए और प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे को देखते रहिए।